भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन बदलते मौसम और बदले हालात के साथ बेहद जरूरी है कि खेती के तरीकों में भी बदलाव लाया जाए। एक तो पानी की कमी, और जो नदियां हैं या तो वो सूख रही हैं या फिर औद्योगिक और अन्य कचरे की वजह से जहरीली हो गई हैं। इसलिए तरीके ढूंढने होंगे कि कम पानी के साथ ज्यादा उपज कैसे हो। साथ ही कीटनाशकों का बेहिसाब इस्तेमाल भी जमीनों को बर्बाद कर रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए ऑर्गेनिक खेती पर भी जोर देने की जरूरत है। तो जो लगातार गर्मी बढ़ रही है, उसकी वजह से खाने पीने का भी एक संकट खड़ा हो रहा है। बहुत गर्मी से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। आपको इस ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं कि तापमान बढ़ने से गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और गेहूं की बालियों में ग्रोथ रुक जाती है। कई इलाकों में सिकुड़ रहे हैं गेहूं के दाने। दुनिया भर में तापमान बढ़ने से पैदावार पर असर पड़ रहा है। जैसे मक्का, सोयाबीन, गेहूं की पैदावार में 16 से 20% की गिरावट आई है। 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन जो है, वर्ल्ड फूड प्रोड्यूस, में 6 से 14% की गिरावट की बात कही जा रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में हैं डॉक्टर एन सुभाष, जो हेड है डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल फिजिक्स ICAR न्यू दिल्ली। अपर्णा राजगोपाल प्रमुख हैं बीजॉम फार्म की, और अभिषेक जैन हैं डायरेक्टर CEEW के। डॉक्टर एन सुभाष, खेती में जो इस तरह की फूड सिक्योरिटी में एक समस्या है, इसका समाधान क्या आपको लग रहा है कि हमें करना क्या चाहिए अब? देखिए, खेती में जो अभी बहुत तरह के चैलेंज आ रहे हैं, उसमें सबसे एक बड़ा चैलेंज है कि हम लोगों ने मिट्टी पे ध्यान देना छोड़ दिया है। और मिट्टी खेती की फाउंडेशन है। इस देश में लगभग आधी से ज़्यादा मिट्टी है जहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन एकदम कम हो चुका है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम सिर्फ खाद के ज़रिए, जो उर्वरक है, जो फैक्ट्री का उर्वरक है, उसके ज़रिए हम सिर्फ खेती पे निर्भर हो रहे हैं। तो मिट्टी को दोबारा रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। पानी, हम बहुत सब लोग समझते हैं कि पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट मिट्टी भी इसी तरह से एक बहुत बड़ा नेचुरल एसेट है, नेशनल एसेट है। जब तक मिट्टी पे आप ध्यान नहीं देंगे तो खाना जो है वो आपका नहीं आएगा। और दूसरा चीज़ है कि हम जब पौधों को देखते हैं, हम सिर्फ पौधों को ऊपर से देखते हैं, ये नहीं देखते कि पौधा जड़ से नीचे कितना ग्रो कर रहा है। जितनी ज़्यादा जड़ें लंबी होती हैं, उतना ही वो न्यूट्रिशन साइकिल होता है मिट्टी में। और जब बाढ़ें आती हैं, ड्राउट आते हैं, तो पौधे ज़्यादा देर तक सर्वाइव करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती वाली जो टेक्निक है, वो इसमें आपको बहुत मदद करती हैं कि किस तरह से जड़ों को मजबूत किया जाए और कम बाहरी इनपुट्स डालने की बेसिस पे फिर भी पौधों में जान रहे। डॉक्टर सुभाष, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है या जो इम्पैक्ट है, वो हमारी खाने की प्लेट में किस तरह से दिखाई दे रहा है? या एक्चुअली क्लाइमेट चेंज के वजह से 2030, 2050 ये बात करते हैं, उस समय टेम्परेचर में गिरावट, टेम्परेचर में इंक्रीज होने का संभावना है। 2 to 3 डिग्री इंक्रीज होने का संभावना है। सपोज एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हम गेहूं का बात कर रहा था बीच में, तो गेहूं में क्या हो रहा है, वो मार्च में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसी समय इसका मिल्की स्टेज बोलते हैं। तो मिल्की स्टेज में टेम्परेचर बढ़ गया मीन्स वहाँ दाना बनते हैं, वो छोटा बन जाता है। तो इसी के वजह से 20 to 25% रिडक्शन होने का होता है। और 2030 में और 2050 में टेम्परेचर का इंक्रीज होने का संभावना है, बेस्ड ऑन दी ये ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल्स है, उस मॉडल्स प्रोजेक्ट किया है। तो उसी के वजह से गिरावट होने का संभावना है। तो हम लोग क्या करते हैं, नया नया वेराइटीज़ डेवलप करते हैं, सो दैट वो वेराइटीज़ ये हीट टॉलरेंट को टेम्परेचर टॉलरेंट वेराइटीज़ कहा जाता है, इसी टाइप का टॉलरेंट वेराइटीज़ बनाते हैं। पर डॉक्टर सुभाष, जो सॉइल रिप्लेनिश करने की बात इन्होंने की, अभिषेक ने, वो किस तरह से करें? क्योंकि मिट्टी ख़राब हो गई है, जब उसकी प्रोडक्टिविटी ही कम है और उसके ऊपर से खाद इतना डाल रहे हैं और फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाते हैं, जो कि रियली ऑर्गेनिक भी नहीं रही, क्योंकि मिट्टी में पहले ही इतने पेस्टिसाइड हैं। तो उसके लिए रिप्लेनिश कैसे किया जाए? रिप्लेनिश करने के लिए ये लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट करते हैं। इवन हमारा इंस्टीट्यूट भी है, IRA है, हम ये करते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट करके ये पाया गया है। सपोज आपका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहलाते हैं, इसमें केमिकल के साथ FIM और ग्रीन मैन्योरिंग भी ऐड करके सपोज आप कृषि करेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉइल का हेल्थ इंक्रीज होने का ये है। और पर्टिकुलरली सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज हो जाएगा। आप ये सोचिए, ये ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ ये सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जल्दी ये हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण। तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का तत्व अपनाना। अपर्णा यहाँ पर किसान हैं खुद एक,
अपर्णा, आपने कोशिश की है। सस्टेनेबल फार्मिंग क्या एक वाकई सस्टेनेबल चॉइस है, आसान चॉइस है किसान के लिए? एक्चुअली एग्रीकल्चर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं अभी। 10 साल से हम एक मॉडल फार्म तैयार किए हैं, जिसमें हमने ओपन फील्ड्स में भी हम ग्रो कर रहे हैं और एक फूड फॉरेस्ट भी तैयार किया है। एंड वी आर डूइंग इंटीग्रेटेड रीजनरेटिव सस्टेनेबल फार्मिंग, मतलब हमारे साथ जानवर भी काम करते हैं, हमारे एक एनिमल सेंचुरी है, एंड विदाउट द एनिमल्स वी कैन नॉट ग्रो। सो व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा है कि इसमें कई जो हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड पुराने तरीके हैं, जैसे कि इंटरक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, कंपेनियन प्लांटिंग, मिश्रण खेती जो बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, एंड इसके साथ आपको वाटर कंजर्वेशन, सॉइल बिल्डिंग, ये पर आप जैसे किसानों का जो प्रोड्यूस होता है, जब मार्केट में आता है तो महंगा होता है दूसरे प्रोड्यूस के मुकाबले, तो आपको लगता है इस सोच में बदलाव होना चाहिए? हाँ, तो डिफरेंस बिटवीन दोनों में ये है, केमिकल फार्मिंग में वो धीरे धीरे ज़मीन बंजर होना शुरू होता है बिकॉज ऑफ द हाई यूज़ ऑफ यूरिया, बट विथ ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग, सॉइल बिल्डिंग के वजह से आपका पैदावार बढ़ता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग देना चाहिए, हैंड होल्डिंग करना चाहिए फार्मर्स का। हमारे जैसे मॉडल फार्म्स या इनके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को मॉडल फार्म्स का ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग, सीड बैंक्स, फॉडर बैंक्स, ये सब क्रिएट करना तो चाहिए अपर्णा, ताकि ये एक हमेशा जैसा सिक्ता ने पूछा, ये फार्म प्रोड्यूस घटने की बात और ऑर्गेनिक चीज़ें महंगी, ये बहुत जगह देखा जाता है कि अगर आप बिना यूरिया के उत्पादन करें, जैसे सिक्किम एक राज्य है जहाँ ऑर्गेनिक खेती रही और वहाँ जो मना है खाद इस्तेमाल करना, पर प्रोड्यूस कम होता है शुरुआत में, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता। पर आप लोग किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं? और क्रॉप रोटेशन यानी बदल बदल के फसल लगाना, उससे मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो कितनी बढ़ती है, कैसे करती हैं? एक तो पहले ये बात है कि एकदम से या एक सीजन में ये नहीं हो बदलाव पाएगा। नहीं ला सकते जी। हैं, ये एक धीरे प्रोसेस है। तो हम खुद भी फार्मर्स को ये एडवाइस करते हैं, अगर आपके पास 10 बीघा है तो पहले 2 बीघा में शुरू करना, फिर धीरे धीरे उसको आप बढ़ाओ। फिर हमारा ये भी व्हाट यू कॉल, वी हैव अ ड्यूटी कि वो सप्लाई चेन क्रिएट करें, उनको सेल्स के लिए कोऑपरेटिव्स बनाएं, कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाएं। ये एक चीज़ से नहीं सॉल्व हो सकता है। विलेजेस को हमें बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर जोन्स तैयार करना है, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे लाइक फॉर इंस्टेंस यूपी, इट्स अ ब्लेस्ड स्टेट, सारे नदियाँ हैं, स्नोफेड रिवर्स हैं, एलुवियल सॉइल है और एक ब्यूटीफुल 0 to 45 डिग्रीज का सीजन है। इसको एक स्पेशल एग्रीकल्चर जोन स्टेटस देना चाहिए, जिसके अंदर हमें एग्रीकल्चर कॉलेजेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वेटरनरी आप जो कॉलेजेस। सुझा रही हैं अपर्णा, इसको अभिषेक, जो हम इसको और समझना चाहें, अपर्णा एक जागरूक किसान है, वो जानती हैं उन्हें क्या करना चाहिए और भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के पर्यावरण के लिए क्या सही है। लेकिन हमारे देश के अंदरूनी इलाकों में जो किसान है, वाकई क्या वो इन मुद्दों को या इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? उनके लिए तो प्रोड्यूस है, जो पैसा, जिससे आप वो पैसा कमा पाएँ वो वही उगाएंगे। बिल्कुल। तो किसान कुछ हद तक समझते हैं, इसीलिए जो अपना खाना वो उगाते हैं वो बिना केमिकल के उगाते हैं उसी फार्म में, जिसके लिए वो बाकी बाजार के लिए उगा रहे हैं। पर किसान को पैसा चाहिए। अब किसान को इन्फॉर्मेशन आज की डेट में किससे मिल रही है? वो खाद्य कंपनियों से मिल रही है, पेस्टिसाइड कंपनियों से मिल रही है। गवर्नमेंट की एक्सटेंशन सर्विस बहुत कम पहुंचती है किसान के पास, बट कंपनियों की एक्सटेंशन सर्विस पहुंच रही है किसानों के पास। तो हमें उसको बदलने की ज़रूरत है, किस तरह से किसान को जागरूक किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हम सिर्फ यील्ड पे फोकस करते रह जाते हैं कि हमने इस खेत में इस सीज़न में कितना उगा लिया, ये नहीं देखते कि उससे पहले सीज़न में कितना उगा सकते हैं, उसके बाद के सीज़न में। आधा देश इस देश में आधी खेती जो होती है वो रेनफेड होती है, मतलब साल में एक बार खेती की जाती है। कुछ कुछ नेचुरल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि आप उसको 1 से 2 या 3 में भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक में भी यील्ड कम आया तो अपने 3 बार करने पे भी खाने की पूर्ति हुई और आमदनी की पूर्ति हुई। तो इस तरह से ये चीजें जो है, तो कंज्यूमर्स की मांग भी बदलनी चाहिए डॉक्टर सुभाष, क्योंकि सर्दियों में हम तरबूज क्यों मांगते हैं? देखिए, कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो मार्केट में अवेलेबल है वो ले लेते हैं। देखिए, और फार्मर्स भी कहाँ बेनिफिट मिलेगा, दे विल ग्रो द सेम क्रॉप। सपोज इन द वेस्टर्न यूपी दे आर ग्रोइंग। प्राकृतिक साइकिल है, कंज्यूमर्स को भी बदलाव लाना चाहिए। ये देखिए एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट मीन्स फुड ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। तो ये जो पूरा चेंजेस है जी, जो आपके संस्था है ICAR IRI, आप डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल फिजिक्स से हैं,
क्या शोध इसमें नया ऐसा हुआ है एंड हाउ डू यू सी दिस कि इम्प्लीमेंट देखिए, हो पाएगा हमारे ये पास ऑन अ जो मैस स्केल? रिसर्च करते हैं हम लोग प्रिसिशन एग्रीकल्चर में। देखिए, अभी संसाधनों का कमी है, रिसोर्सेज का कमी है, बेसिकली वाटर का कमी है, ये सॉइल हेल्थ इंक्रीज करना है, और इसी के लिए हम प्रिसिशन फार्मिंग दैट में कैसे कर सकते हैं, वो भी ठीक है, प्रिसिशन फार्मिंग कर सकते हैं ये लार्ज स्केल में, लेकिन छोटा छोटा फार्मर के खेत में कैसे प्रिसिशन फार्मिंग लाना है, उसी के लिए शोध हम लोग कर रहा है। शोध कर रहे हो, फिर वो उन लोगों तक कैसे पहुंच पा रहा ये है? शोध करने के बाद सपोज एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया, उसी डेवलप करने के बाद इसको फार्मर का फील्ड में टेस्ट करते हैं, देन उसके बाद इसको वैलिडेट करते हैं, देन हमारे पास आईसीआर में एक एक्सटेंशन विंग है, केवीकेस किसान कृषि विज्ञान केंद्र से, अराउंड 750 कृषि विज्ञान केंद्र से, उसी के थ्रू हम फार्मर फील्ड तो आप लोग जो बात कह रहे हैं कि एक साइकिल है, कंज्यूमर की तरफ से भी डिमांड अगर उस तरह की आएगी तो किसान भी अपने खेती के तौर तरीकों में बदलाव लाएंगे, सस्टेनेबल खेती की तरफ वो बढ़ेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इसे समझाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं कि सर्दियों में तरबूज ना मांगे और सर्दियों में सस्टेनेबल लोकल जिस मौसम का है मौसमी वो सब्जी करें, और फल खाएं, जो और आपके उसकी डिमांड आसपास उगता है वो करें। इसकी लगातार बात होती रही है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इस पर शोध भी कर रहे हैं और लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचे ये सब जानकारी, इसलिए हमारा भी मकसद यही है आपको यहाँ बुलाने का। धन्यवाद आपका। और एक और आपको फिर से याद दिला दें कि ये जो टेलीथॉन हमारा चल रहा है इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, सुझाव जो हैं वो हमें भेज सकते हैं। QR कोड आप स्कैन करिए और अपने सुझाव जो हैं वो आप हमें भेजिए। तो गर्मी में पिघलते और बारिश में जो ढहते शहर हैं उसके लिए आपका सुझाव क्या है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये है व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमें ये अपने सुझाव भेज सकते हैं। तो पानी की समस्या से जूझने के लिए नए तरीके खोजने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर सदियों पुराने तौर तरीके समझें और अपनाएं तो बात बन सकती है। यही सबक सिखा रहा है राजस्थान का डीडवाना शहर, जहां पुराने कुंड तो बने हुए हैं, नए कुंड भी बनाए जा रहे हैं। डीडवाना शहर नमक झील के किनारे और खारे पानी की पट्टी पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ का भूमिगत जल खारा और अनुपयोगी है। पुराने समय में इस समस्या के निदान के लिए शहर के आसपास तालाब बनवाए गए, लेकिन जब नगर पर कोई आक्रमण होता तो शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाते। ऐसी स्थिति में यहाँ घरों में इन कुंडों या हौद का निर्माण कराया गया। यही नहीं, नगर के मंदिरों और मस्जिदों में भी कुंडों का निर्माण कराया गया। गुप्तकालीन सरकी माता मंदिर में भी प्राचीन कुंड की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि डीडवाना शहर में कुंड प्रणाली सदियों से चली आ रही है। नगर के लगभग सभी मंदिरों में पूजा पद्धति में कुंड के जल का प्रयोग होता है। वहीं लगभग 950 साल पुरानी किला मस्जिद सहित लगभग सभी पुरानी मस्जिदों में भी कुंड बने हुए हैं, जिनका पानी आज भी इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में नए बना रहे घरों में भी हौद यानी कुंड का निर्माण करवाया जा रहा है। मैं इस वक्त किला मस्जिद की इस भूमिगत हौद में हूँ। ये हौद लगभग 950 साल पुरानी है, जब इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। आप देख सकते हैं इस हौद में पानी भरा हुआ है और बीचों बीच एक कुंड भी है। ये कुंड इसलिए बनाया जाता था ताकि जो पूरे हौद का जो कचरा है या गंदगी है वो इसमें आ सके और यहाँ से इसकी सफाई की जा सके। आज भी हौद में पानी भरा हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरह से पूर्वजों की जो सोच थी पानी बचाने को लेकर किस तरह से कामयाब रही थी और आज भी यह जल संरक्षण के तौर पर काम आती है। डीडवाना में एक तो पानी की कमी थी और दूसरा यहाँ जो भी पानी था वो खारा था। तो इसका हल उन्होंने ये समझा, ये सोचा कि हर घर में अगर अपन उसका स्टोरेज करें तो शायद इससे कुछ सुविधा मिले। तो पुराने घरों में बहुत बड़े बड़े हार्वेस्टिंग सिस्टम थे और बड़े बड़े हौज थे। उन हौजों में वो साल भर का पानी इकट्ठा करते थे, उसी को पीते थे, उसी से खाना बनाते थे और उसी को काम में लेते थे। ये हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत पुराने समय से डीडवाना में चला है। वर्षा का पानी इकट्ठा करना यहाँ की परंपरा रही है। आज डीडवाना नगर के पुरानी बस्ती में कोई भवन, कोई मकान ऐसा नहीं है
जिस मकान में कुआं नहीं, होद नहीं हो, और आसपास में अगर कुआं भी है तो भी उन्होंने कुएं के पानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्षा के पानी को माना, और वर्षा के पानी के संग्रहण की व्यवस्था प्रत्येक घर में डीडवाना की एक परंपरा रही है। ये कुंड शहर के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराते थे। क्योंकि डीडवाना शहर 2000 साल पुराना बताया जाता है, तो इस लिहाज से इस प्रणाली की जन्मस्थली भी डीडवाना को माना जा सकता है। ये कुंड प्रणाली आज के वाटर हार्वेस्टिंग का प्राचीन रूप है। कुंड प्रणाली में घरों की छत से वर्षा जल को टांके में एकत्रित करने का प्राचीन और वैज्ञानिक तरीका है, जिसके तहत मकान निर्माण के तहत क्षेत्रफल और आवश्यकता के अनुसार लंबा चौड़ा या गहरा गड्ढा खोदा जाता है, जिसका आकार गोलाकार या आयताकार हो सकता है। इसके बाद चुने हुए पत्थर से इसकी दीवारें और फर्श बनाया जाता है। कुछ कुंडों में उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई जाती हैं। किला मस्जिद की इस हौद के मुहाने पर हम बैठे हैं। ये उस हौद का गेट है जहां से नीचे उतरा जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं बाकायदा सीढ़ियां बनी हुई है जो हौद के बिल्कुल तल तक जाती है, ताकि कोई आवश्यकता पड़ने पर या जरूरत पड़ने पर हौद की सफाई की जा सके और जरूरत पड़ने पर पानी निकाला भी जा सके। डीडवाना शहर ने जिस प्रणाली को सदियों पूर्व अपना लिया था, वो आज की आवश्यकता बन गई है। प्रकृति के अनमोल खजाने जल को सहेजने का कार्य डीडवाना के लोगों ने सदियों पूर्व प्रारंभ किया था। उसे ये शहर आज भी जारी रखे हुए है। इस कारण इस शहर को जल मित्र की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे में इस शहर की ये उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए और ये शहर आभा नगरी के साथ ही जल संरक्षण की नगरी के नाम से भी जाना जाना चाहिए। प्रकृति के अनमोल खजाने पानी को सहेजने का जो काम सदियों पहले डीडवाना के पूर्वजों ने प्रारंभ किया था, उसे डीडवाना के लोग आज भी जारी रखे हुए हैं। इस कारण डीडवाना को जल मित्र की संज्ञा दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जरूरत इस बात की है कि डीडवाना शहर से अन्य शहर भी सीख लें और पानी बचाने में अपनी भूमिका निभाएं। वहीं डीडवाना की ये उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए और इसे आभा नगरी के साथ ही जल संरक्षण की नगरी के रूप में भी जाना जाए। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।